कहाँ लाइव हो रहा है? मेरे में काहे नहीं खुल रहा है? चलिए, पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी वाले सेक्शन में नहीं खुलता है। सिर्फ पॉलिटी वाले सेक्शन में नहीं खुलता है। क्या माँ है? चलिए, हमको पता नहीं चल रहा था। लेट नहीं हुआ है, क्लास का टाइमिंग आप लोग का थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, 7:30 बजे से हो गया है। हाँ, लेट हो गया है। ठीक है, 7:30 बजे में भी लेट हो गया है। 7:30 बजे से क्लास का टाइमिंग हो गया है। ऑनलाइन वाले लोगों को बोल रहे हैं। आइए। है, आप लोग के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, 7 बजे से पढ़ाइए। 7 बजे से पढ़ाइए। आइए, हल्ला मत कीजिए। आइए, पढ़िए। अनुच्छेद 29 पढ़ा रहे थे। हाँ, छूटा हुआ है, हमको पता है। ठीक है, आप करके आए हैं, लिख के लाए हैं। दीजिए, कॉपी दीजिए। दीजिए ना, कॉपी दीजिए ना, बोले थे ना लिख करके लाने के लिए। आए, लिखे नहीं है तो मुंह देख करके आए हैं। सुनाई देगा। हल्ला मत कीजिए, सुनाई देगा। बोलेंगे तब ना। अभी बोले क्या है? कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं। सुनाई देगा। शांत होइए। शांत होइएगा, आवाज सुनाई देगा। शांत नहीं होइएगा, आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, शांति बनाइए। चलिए, तो अनुच्छेद 29 बता रहे थे। अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक। पिछले क्लास में हम आपको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्लियर किए थे। भारत में हिंदू धर्म या समुदाय के लोग बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। हिंदू के अलावे जो अन्य मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हैं, ये सभी के सभी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाकर रखने का अधिकार देता है। मतलब जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी है, उनकी जो भाषा, लिपि, संस्कृति है, वो उसको बचाकर रख सकता है। वह अपने लिपि का प्रयोग कर सकता है, भाषा का प्रयोग कर सकता है। और उन लोगों के द्वारा जो इन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, बहुसंख्यक, उन लोगों के भाषा, लिपि, संस्कृति को दबा नहीं सकता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी प्राप्त होता है।
बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचा कर रख सकता है। अनुच्छेद 29 के बाद अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यह अधिकार देता है कि वह अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान, वह अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, उसको चला सकता है, उसमें शासन प्रशासन कर सकता है और सरकार को अनुदान उन शैक्षणिक संस्थानों को देना होता है। सरकार को उन शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान देना होता है। क्लियर है? तो ये चीज है, यही बात है अनुच्छेद 29 और 30 में। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 29 डैश देकर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण डैश देकर अब यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाकर रखने का अधिकार प्रदान करता है, बचाकर रखने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 डैश देकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने मन मुताबिक, अपने मन मुताबिक, अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोलने, अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोलने और वहां शासन प्रशासन करने का, और वहां शासन प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है, और वहां शासन प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए सुनिए, अनुच्छेद 29 30 फिर से समझा रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आप समझे हैं, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समझते हैं कि नहीं समझते? अल्पसंख्यक का मतलब
आए? जिसकी संख्या कम हो। अब बहुसंख्यक जिसकी संख्या ज्यादा हो। भारत में कौन बहुसंख्यक में आता? उसके अलावा सब किस में आता? जैसे अब सुनिएगा, मान लीजिए कि समाज में जो शक्तिशाली है, समाज में जो शक्तिशाली है, शक्तिशाली लोग समाज के कमजोर लोगों पर अपना हर चीज थोप देता है। न हम ही कर रहे हैं तो यही तुम भी करो। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। इस प्रकार का चीज हमारे समाज में नहीं घटित हो, इसी को लेकर अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया, यानी मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को या अन्य समुदाय को यह अधिकार दिया गया है कि ये समुदाय के लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाकर रख सकता है। हिंदू अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी पर नहीं थोपेगा। अगर हिंदू थोपता है तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों का या सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के लोगों का मौलिक अधिकार का हनन होता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। 29, 30 मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अल्पसंख्यक, इन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिकार देता है कि आप विद्यालय खोलिए, उसको चलाइए, शासन प्रशासन कीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 31। अगर हम अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो उसको पढ़ना है नहीं। अनुच्छेद 31 पहले भी हम आपको बता चुके हैं। हम आपको बताए थे मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, जिस कारण मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटकर 6 हो गए। तो ये तो लिखा चुके हैं, ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समझ गए? तो अगला मौलिक अधिकार जो हम लोगों का है वह है संवैधानिक। कल टेस्ट हुआ था, टेस्ट आप लोग दिए थे? टेस्ट हुआ था तो वो क्लास के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट भी होना जरूरी है कि नहीं है जी? कम से कम महीनों दिन पर एगो टेस्ट होना जरूरी है कि नहीं है? सप्ताह में नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 से 2 दिन में। अब तुरंत रिजल्ट थोड़े आ जाता है, समझे? पॉलिटी का भी होगा, पॉलिटी का लेंगे तो हम खुद रहेंगे, समझे? हम तुरंत रिजल्टो दे देते हैं। मौलिक अधिकार खत्म होने दीजिए, मौलिक अधिकार खत्म करके टेस्ट लेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कल टेस्ट हुआ था तो ऑनलाइन वाला को लगा कल क्लास ही नहीं हुआ है। अब टेस्ट हुआ है तो क्लास क्या होगा? ठीक है, डेली पढ़ाते हैं, उन्हें समझ में आता है। एक दिन टेस्ट ले लिए तो कल क्लास नहीं हुआ, आजो क्लास नहीं होगा। थोड़ा सा लेट होता है तुरंत मैसेज आ जाता है, और तुरंत मैसेज आता है मन तो होता है थोपड़ा दे। नहीं, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता। सुनिए, पंखा क्या किए हो? पंखा हवा का दे रहा है। ऊपर कीजिए ना हो। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार समझिएगा इस चीज को। एक तो पहली बात आप ये समझिए कि देखिए, हर विद्वान अलग अलग प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि आपके अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है।
अर्थात हमारे अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 हम लोगों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट देता है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट देता है। अब जो हमें मूल अधिकार भारत का संविधान देता है, संविधान जब दे रहा है तो क्या वो निलंबित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और क्या हमारे मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? मतलब हमें जो बोलने का अधिकार दिया जाता है, क्या हमारे बोलने के अधिकार हमसे छीने नहीं जा सकते हैं? छीने जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में छीना जा सकता है, ऐसे जनरल सिचुएशन में नहीं छीना जाता है। जनरल सिचुएशन में जो है आपको नहीं छीना जाता है। तो अब देखिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 हम लोगों को मौलिक अधिकार देता है। अब एक बात बताइएगा, जब आपका तबीयत खराब होता है, आपके पेट में दर्द होता है, माथा में दर्द होता है, नाक में दर्द होता है, बुखार लगता है, कुछ भी होता है, तो आप उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि हमको फलना हो गया, दवाई दीजिए। समझ गए? तो आपको डॉक्टर दवाई देता है और आप दवाई खाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। दवाई खाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे ही भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने ही हमें मूल अधिकार भी दिया है। भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 हमें मूल अधिकार देता है। हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 जो मूल अधिकार देता है, अगर हमारा वो मूल अधिकार निलंबित होता है, अर्थात हमसे वो अधिकार छीन लिया जाता है, मतलब हमसे हमारे बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है, हमसे हमारे जीने का अधिकार छीन लिया जाता है, या हमसे कोई भी अधिकार छीन लिया जाता है, उस अधिकार को बहाल करवाने के लिए अर्थात उपचार के लिए आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही बात अनुच्छेद 32 कहता है। देखिए, गौर से सुनिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक यानी संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, अगर वह निलंबित होता है तो उसके उपचार के लिए अर्थात उसे बहाल करवाने का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान ने जो अधिकार दिया है, अगर हमारे वे अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो उसके उपचार के लिए उसके बहाल संबंधी प्रावधानों की चर्चा अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 कहता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता है, कहता है सुबह खाइए, शाम खाइए, दोपहर खाइए, रात खाइए, वैसे ही जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको लेकर के आदेश जारी करता है, जिसको अंग्रेजी में रीट कहते हैं, हिंदी में याचिका या आदेश कहते हैं। रीट या याचिका 5 प्रकार का होता है: हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सेट्रियोडी, क्यू वारंटो। अर्थात हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षालेख, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। रीट यही 5 प्रकार का होता है। अगर रीट की बात करें तो रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है तो वही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने और हाई कोर्ट के रीट जारी करने में कुछ अंतर होता है।
तो दोनों में क्या अंतर होता है उस अंतर को समझेंगे। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेकर के उत्प्रेषण रीट तक है, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, क्या है परमादेश रीट, इस रीट को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले लिखिएगा अनुच्छेद 32। कल ऑनलाइन क्वेश्चन अपलोड किए थे ना, हो आंसर भेजे थे ना, है चेक नहीं हुआ है? हे भगवान, आंसर भी आप लोग को नहीं मिला, गलत टाइप। तो आप बोलते न हो तो उसको सुधरवाते न, बिट्टू सर है उनको, उनके पास क्वेश्चन भेज देते, यानी हम पूछे तब हमको पता चला है, नहीं तो पतो नहीं चलता। तो टेस्ट करवाने का फायदा क्या हुआ बताइए, हे भगवान। मेरा तो बैच था, हम बैच ले रहे थे, हमको तो लगा 5 से 7 वाला टेस्ट बहुत अच्छा से हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, हमको लगा कि 5 से 7 हो ही गया, 7 से 9 भी हो जाएगा, समझे? हे भगवान। एगो काम नहीं आप लोग सही से करवा पाते हैं, बताइए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा ठीक है, हम देते हैं। आर्टिकल 31 लिखवा दिए, शुरू में ही लिखवाए हैं नो, तो अब काहे के लिए लिखवाएंगे? अच्छा हम आंसर देते हैं, आंसर जो है हम बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के हम बनवाते हैं सर से, और कल हम आएंगे ना, मेरा अगला क्लास तो परसों न होगा, तो परसों हम आपको आंसर लेकर के आएंगे, ऑनलाइन भी हम भेज देंगे, ठीक है? सही आंसर भेज देंगे, आंसर हम भेज देंगे, देखते हैं आज रात में ही भेज देते हैं, देखते हैं, ठीक है? देखते हैं होगा तो टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक। क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के एक क्वेश्चन आप हमको दे दीजिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एगो दे दीजिएगा, ठीक है? हम आंसर बनवा करके टेलीग्राम पे भेज देंगे, ऑनलाइन भी हम, ऑनलाइन वाले भी टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, आंसर हम लिख देंगे, बायोलॉजी टेस्ट डेट लिख देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है? अनुच्छेद 32 डैश देकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डैश देकर यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि कहता है कि कहता है कि भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, भारतीय संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, अगर वो निलंबित होता है, अगर वो निलंबित होता है तो 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 उसको बहाल करवाने के लिए, उसको बहाल करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं, फुल स्टॉप।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, उसी में कंटिन्यू, उसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय, संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा गया है। कहा गया है। अब नीचे से लिखिएगा। नीचे से लिखिएगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए, मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए रीट, WRIT रीट, WRIT रीट, WRIT रीट जारी करता है। WRIT रीट जारी करता है। एक बार फिर से, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए, बहाल करवाने के लिए रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। उसी में रीट 5 प्रकार का होता है, उसी में रीट 5 प्रकार का होता है, रीट 5 प्रकार का होता है। रीट 5 प्रकार का होता है। 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। 2 नंबर में परमादेश, मेंडामस, अधिकार परीक्षा लेख, क्यू वारंटो, क्यू वारंटो,
इसके बाद आगे प्रतिषेध। इंग्लिश याद रखना जरूरी है। पहले हम इंग्लिश नहीं लिखाते थे, लेकिन अब लिखाते हैं। क्यों लिखाते हैं? इसलिए लिखाते हैं, क्वेश्चन में क्या होता है, हिंदी नहीं देता है, अंग्रेजी ये देता है। हिंदी में ये अंग्रेजी लिख देता है, ठीक है। प्रोहिबिशन, आगे उत्प्रेषण, सर्टी CERTIORARI, सर्टियोरी, सर्टियोरी। इसको छापिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडामस, अधिकार परीक्षा ले, क्यू वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरी। याद रखिएगा अंग्रेजी। अब देखिएगा, अब सुनिएगा, अब समझिएगा, समझने वाला चीज है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। दोनों के रीट जारी करने के अधिकार में कुछ बेसिक अंतर है। दोनों के रीट जारी करने के अधिकार में कुछ बेसिक अंतर है। क्या बेसिक अंतर है दोनों के रीट जारी करने के अधिकार में? तो बेसिक अंतर यह है, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, पूरे देश के भीतर एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश के भीतर एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को लेकर रीट जारी करता, पूरे भारतवर्ष को लेकर रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष अर्थात पूरे देश को लेकर रीट जारी करता है, पूरे देश को लेकर रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वह पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, पूरे भारतवर्ष में। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात, पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का रीट जारी होता है। लेकिन हाँ, उस सब में भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे देश के भीतर टोटल 25 हाई कोर्ट है। 2 पर 5 25, 25। प्रत्येक राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट है। बिहार का अपना हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, झारखंड का अपना हाई कोर्ट है, बंगाल का अपना हाई कोर्ट है। हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है। अब मान लीजिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहे हैं का? आज मैच उच है का? मैच उच है? अच्छा, जीवन तो बर्बाद है आप लोग का उसी में। आइए यहां पे समझिएगा। देखिए, हाई कोर्ट 226 के तहत, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करता है। और हमने आपको बताया प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होता है। प्रत्येक राज्य में बिहार का अपना हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, झारखंड का अपना हाई कोर्ट है। जिस राज्य का हाई कोर्ट है उस राज्य में ही उस हाई कोर्ट का रीट लागू होता है। मतलब बिहार का हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट अगर कोई रीट जारी करता है तो वह रीट पूरे बिहार में लागू होगा, बिहार के अलावा कहीं और लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट रीट जारी करता है तो वह पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, पूरे भारत में लागू नहीं होगा। फिर झारखंड का हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट कोई रीट जारी करता है तो वह पूरे झारखंड में लागू होगा। अर्थात हाईकोर्ट जो रीट जारी करता है
जो हाईकोर्ट रीट जारी करता है उससे संबंधित राज्य में वह लागू होता है, अन्य राज्यों में लागू नहीं होता है, अन्य राज्यों में लागू नहीं होता है। तो दोनों में अंतर है कि ना है? अंतर है ना हो। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए, हाई कोर्ट सिर्फ अपने राज्य के लिए। अब जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं, आप हैं। दादाजी की अगर हम बात करें तो दादाजी जो आदेश दे दिए उसको सबको मानना होता है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अपने आप में सुप्रीम है। वो जो निर्णय दे दिया सर्वमान्य है, लागू होगा। उसके निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया है उस निर्णय के खिलाफ अपील कहीं नहीं की जा सकती है, कहीं नहीं की जा सकती है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय या आदेश दिया है उस निर्णय या आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रीट जारी करता है वह सर्वमान्य है, मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश दे दिया है वह सर्वमान्य है, मानना होगा। लेकिन हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये चीज है। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हे भगवान, मोबाइल एक आध गो चुराएगा, चिंता मत कीजिए, आज छोड़ रहे हैं। मोबाइल क्लासरूम में नहीं बजना चाहिए, मोबाइल वाइब्रेट नहीं रहना चाहिए। बताइए आज तक हम आपके क्लास में कभी फोन रिसीव किए हैं? मेरा मोबाइल कभी बजा है? हो ये नहीं सकता है। सुबह से लेकर शाम तक किसी क्लास में मेरा मोबाइल नहीं बज सकता है। जब हम मोबाइल खरीदते हैं ना उसी रोज मोबाइल को पूरा साइलेंट मोड में डाल देते हैं, और जब तक खराब नहीं रहता वो पूरा साइलेंट मोड, वाइब्रेशन में भी नहीं डालते हैं, पूरा म्यूट मोड में डाल देते हैं। समझ गए? अरे हम टीचर हैं, मेरा काम पढ़ाना है, समझ गए। तो प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ाने को रखते हैं, सेकेंडरी स्तर पर मोबाइल या अन्य चीजों को रखते हैं, समझ गए। फोन आया देखेंगे, फ्री होंगे तो देखेंगे किसका है, जरूरी लगेगा कॉल बैक करेंगे, जरूरी नहीं लगेगा कॉल बैक नहीं करेंगे। मोबाइल जीवन थोड़े है जी, मोबाइल जीवन नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मोबाइल ही जीवन है। रात में सोने से पहले मोबाइल देख के सोएंगे, उठेंगे तो पहले के लोग उठता था तो लौटा लेता था हाथ में पानी पीने के लिए। आज के डेट में जब लोग उठता है तो सबसे पहले मोबाइल देखता है, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, किसी का कॉल तो नहीं आ गया, अब व्हाट्सएप स्टेटस देखेगा, समझे। मां बकलोल हैं आप लोग का कुछ नहीं हो सकता। चलिए सुनिए सुप्रीम कोर्ट स्पेशली तब रीट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है ना, फंडामेंटल राइट का हनन होता है ना, तभी सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तभी सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। उसके अलावा अन्य स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं करता है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तब तो हाई कोर्ट रीट जारी करता ही करता है। मौलिक अधिकार के अलावे क्या भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या भारत के नागरिकों को कानूनी या विधिक अधिकार नहीं है? अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तब तो हाईकोर्ट रीट जारी करता ही करता है। मौलिक अधिकार के अलावे अन्य किसी भी अधिकार का हनन होता है तब भी हाईकोर्ट रीट जारी करता है। मतलब इस मामले में रीट जारी करने के अधिकार में हाईकोर्ट को ज्यादा अधिकार प्राप्त है।
गौर कीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रीट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। हाई कोर्ट तब रीट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। साथ ही साथ हाई कोर्ट तब भी रीट जारी कर सकता है जब आपके संवैधानिक, कानूनी, विधिक या अन्य किसी भी अधिकार का हनन होता है, तब भी हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के रीट जारी करने के अधिकार और हाई कोर्ट के रीट जारी करने के अधिकार में कुछ अंतर नजर आया? हाँ या ना? नीचे से लिखिएगा। पीके मिश्रा जी, देखिए शुरुआती दौर में भारत है, सुनिए न हो, एगो क्वेश्चन आया ऑनलाइन, पीके मिश्रा जी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 कहता था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 कहता था भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो किया गया, उस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। 214 मूल संविधान में कहता था प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन अनुच्छेद 214 में संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 214 में यह भी जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। कुल भारत में 28 राज्य है, 28 हाईकोर्ट होना चाहिए, लेकिन 25 हाईकोर्ट है। गोवा राज्य में, गोवा राज्य का अपना हाईकोर्ट नहीं है, गोवा का हाईकोर्ट महाराष्ट्र में है। गोवा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो गोवा एक हो गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 राज्यों में भी अपना हाईकोर्ट नहीं है। ये 3 राज्यों में भी अपना हाईकोर्ट नहीं है। इन 3 राज्यों का हाईकोर्ट असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, और ऐसा मुंबई हाईकोर्ट है, फिर जो है आपको ये गुवाहाटी हाईकोर्ट है, फिर आपको एक है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब और हरियाणा दोनों आता है। यही कारण है कि 28 हाईकोर्ट नहीं है, बल्कि 25 ही हाईकोर्ट है, 25 ही हाईकोर्ट है। अब पीके मिश्रा जी, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो इंतजार कीजिए, न्यायपालिका पढ़ाएंगे, हाईकोर्ट पढ़ाएंगे, और भी समझ में आएगा। लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नीचे से लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जारी करने के संबंध में अंतर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जारी करने के संबंध में अंतर है। याचिका, अब एगो पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों नहीं है, हाईकोर्ट क्यों नहीं है? ठीक है,
ऋचा आर्या जी बता तो दिए किस किस राज्य का नहीं है। गोवा का अपना नहीं है, असम सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम का अपना नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश का न है जी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाईकोर्ट न है। जम्मू कश्मीर का नहीं है, जम्मू कश्मीर का है। समझिए, दो केंद्र शासित प्रदेश का तो है ये, समझे। आर्टिकल 10 समझा दीजिए, आर्टिकल 10 पूछ रहा है, बताइए क्या क्या समझाएं इन लोग को, लिखिए पहले। अब यानी जब समझाते हैं तब समझेगा नहीं, समझा देते हैं, इंतजार कीजिए थोड़ा सा, जाकर के देखिए ना। आर्टिकल तो 10 समझाए हुए हैं बैक में, लिखिएगा। दो गो कॉलम बनाइएगा, एक में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में हाई कोर्ट। एक में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरे में लिखिएगा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कॉस्ट में अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट के कॉस्ट में 226। सुप्रीम कोर्ट में पहला लाइन लिखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहला लाइन, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। उसका रीट पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, उसका रीट पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, उसका रीट पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। हाईकोर्ट में लिखिएगा, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट हाईकोर्ट संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर, हाईकोर्ट संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर, संबंधित राज्य के क्षेत्राधिकार को लेकर रीट जारी करता है। क्षेत्राधिकार को लेकर रीट जारी करता है, अर्थात पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए रीट जारी करता है, अर्थात पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए रीट जारी करता है, कॉमा 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 इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए रीट जारी करता है, पटना हाईकोर्ट बिहार के लिए रीट जारी करता है, कॉमा इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए रीट जारी करता है, इत्यादि। आगे सुप्रीम कोर्ट में दूसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य होता है, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके खिलाफ अपील, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है, उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
आगे हाईकोर्ट में लिखिएगा। हाय क्या क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए ना थोड़ा। अरे रुकिए ना, सुनने दीजिए ना, आप लोग सुनने भी नहीं देते हैं बा। क्या? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, राष्ट्रपति तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो न्यायालय के संदर्भ में नहीं न हुआ। न्यायालय क्या राष्ट्रपति न्यायालय है? राष्ट्रपति तो क्षमादान कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं ना आएगा। न्यायपालिका के संदर्भ में बता रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा। हाईकोर्ट में लिखिएगा, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ठीक तो है। बैकग्राउंड सब दिन के तरह तो आज भी बैकग्राउंड है। रीट बोल रहे हैं, रीट, RIT, रीट, WRIT, रीट, WRIT, रीट। अरे हम रीट बोल रहे हैं तो यहां सलोनी जायसवाल समझ रही है टिक। हे भगवान, कहां ध्यान रहता है। आप लोग भी टिक सुने हैं? बैकग्राउंड क्या अजीब है, बैकग्राउंड तो ठीक है हो, हम भी तो देख रहे हैं कितना ठीक तो है हो। हे भगवान, चलिए आगे लिखिएगा। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ अपील, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। आगे सुप्रीम कोर्ट लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रीट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रीट जारी करता है जब जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। आगे सुप्रीम कोर्ट तब रीट जारी करता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है, फुल स्टॉप। आगे हाईकोर्ट में लिखिएगा। हाईकोर्ट 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 मौलिक अधिकार के, हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में, हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में रीट जारी करता ही है, रीट जारी करता ही है, करता ही है। साथ ही साथ हाईकोर्ट, साथ ही साथ हाईकोर्ट, साथ ही साथ हाईकोर्ट
अन्य अधिकारों के, साथ ही साथ हाईकोर्ट, साथ ही साथ हाईकोर्ट अन्य अधिकारों के, साथ ही साथ हाईकोर्ट अन्य अधिकारों के हनन होने की स्थिति में भी, साथ ही साथ हाईकोर्ट अन्य अधिकारों के, अन्य अधिकारों के, अन्य अधिकारों के हनन होने की स्थिति में भी, अन्य अधिकारों के हनन होने की स्थिति में भी रीट जारी कर सकता है। विकास जी ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन जिसका हो जाता है उसी को हम अपने हॉस्टल में रखते हैं। बच्चा सबको नहीं रखते, मैट्रिक इंटर वाला को, वो सब समझदार नहीं होता, वो सब पढ़ता नहीं है मन से। जो ग्रेजुएट हो जाता है ना वो थोड़ा समझदार होता है, उसको अपने करियर का चिंता रहता है, वो पढ़ता है, ठीक है। मैट्रिक इंटर वाला अपने मन से जो होता है वो करता है, इसी वजह से मैट्रिक इंटर वाला को नहीं रखते हैं, ठीक है। देखिए मैट्रिक इंटर वाला को पढ़ाना आसान है, ग्रेजुएट को पढ़ाना टफ है, तो हम टफ चीज को पकड़ते हैं, आसान चीज को नहीं पकड़ते हैं, समझे। चलिए आए सुनिए, हॉस्टल फी में लिखा हॉस्टल फीस कितना है, FISH। खैर गलती हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए हाँ क्या हॉस्टल फी, बहुत है, बहुत कम है बकलू। चलिए सुनिए, अब सुनिए ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेडिंग मारिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लड़का सब जानते हैं हॉस्टल में जो है खाना है फ्री है, जितना खा सकते हैं खाइए। बहुत लड़का ऐसा है इतना खाता है, लेकिन कुछ कुछ लड़का है जो कम खाता है, लेकिन अधिकतर लड़का ऐसा है बहुत खाता है, 10 गो 12 गो 14 गो 15 गो रोटी खाता है, और तब दो थारी भात खाएगा। हॉस्टल में जानते हैं लड़की का हॉस्टल खुलने में फायदा है, लड़का में फायदा नहीं। लड़की लोग जो है शाम में निकलेगी, 5 रुपया का पानी पूरी खा लेगी, 10 रुपया का चाट खा लेगी, और खाना खाने आएगी तो 2 रोटी लेगी, ठीक है। इन लोग में बढ़िया है हॉस्टल खोलने, है ना। लड़की का हॉस्टल ना, लड़की के हॉस्टल में बहुत रिस्क है, समझे। चलिए देखिए लड़का के हॉस्टल में क्या होता है, हम 12 बजे रात को भी चल जाते हैं, ठीक है, कभी चले जाते हैं, लेकिन लड़की के हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए सब मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, अब सुनिएगा आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना, इसका अर्थ होता है सशरीर
प्रस्तुत करना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह रीट किसी व्यक्ति को लेकर तब जारी किया जाता है जब उसे लगता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, अर्थात गलत तरीका से गिरफ्तार किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तो न्यायालय गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि आप गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत कीजिए, ताकि न्यायालय विचार विमर्श कर सके कि व्यक्ति निर्दोष है या दोषी। अगर व्यक्ति निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अगर दोषी है तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, इस रीट के माध्यम से यह रीट दो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। दो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, पहला अनुच्छेद 21 और दूसरा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ये दो मौलिक अधिकार को संरक्षण बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट प्रदान करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 में क्या है? स्वाभिमान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीना। लेकिन अगर आपको पकड़कर पुलिस हाजत में बंद कर देता है, तो क्या आप हाजत में स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकते हैं? हाजत में सब चीज एक के जगह करना होता है। कभी जो है हाजत जाने का मौका मिला है? नहीं मिला है। हाँ, तो गलत धंधों नहीं करना है, समझ गए? हम तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन लोग रहा है उसको जाकर के कुछ कुछ पहुंचाए हैं। देखते हैं बेचारा का बड़ी खराब हाल रहता। जेल बढ़िया है, हाजत खत्म चीज है, समझे? जेल ठीक है, समझे? हाजत और जेल में बहुत अंतर होता है। हाजत जेल दोनों एक ही है, दोनों में अंतर होता है नो। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हे भगवान, नहीं जानते हैं तो जानना भी ना है। अरे सुनिए, हाजत क्या होता है? यानी थाना में किसी अपराधी को अल्प समय के लिए रखने हेतु जो कारागार होता है उसी को हाजत कहते हैं। कोई दोषी व्यक्ति जिसको 10 वर्ष 5 वर्ष का सजा सुना दिया गया है, उसको जहां रखा जाता है उसको हम लोग जेल कहते हैं, समझ गए? जेल में हर सुख सुविधा आपको मिलेगा, अपना बैरक रहेगा। अब सामान्य प्रकृति के लोग हैं तो सामान्य बैरक रहेगा, और ऊंचे ओहदे के लोग हैं तो आपके लिए अलग बैरक रहेगा, सब सुख सुविधा रहेगा, टीवी लगा रहेगा, सब चीज आप कर सकते, एसी फ्रिज कूलर सब चीज रहेगा। लेकिन सामान्य लोग हैं जेल में बंद हो गए, कुछ होने मिलेगा, मच्छर कटवाइएगा जेल में, समझे? तो सुनिए, हाजत में खाना नहीं, हाजत में खाना होना नहीं मिलता, हाजत में खाना मिलेगा। हाजत में जो आपका लोग है वो अपना खाना पहुंचा देता है, हाजत में पुलिस खाना नहीं देता है, ठीक है? कुछ नहीं देता है, समझिए? अब पानी पिला देगा, समझे? चाय देता है? कभी गए हैं क्या? बकलोल, यानी सेवा करेगा वो अपराधी का, हाजत में पुलिस सेवा करेगा, डंडा से नहीं सेवा करेगा। सुनिए ना भाई महाराज, आप लोग तो कहीं और ही अटका देते हैं हमको। सुनिए, तो अनुच्छेद 21 में है गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और जब आपको गिरफ्तार कर बंद कर दिया जाता है तो आप गरिमा में पूर्ण जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते।
अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 तीन प्रकार का संरक्षण देता। पहला ये देता है गिरफ्तारी का कारण जान सके। दूसरा 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत। यहां पर भी 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात करता है। मतलब अनुच्छेद 22 को संरक्षण देता है, देता है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। एगो लड़का लिख रहा है सर हम जेल में थे, डेली चिकन खाते थे। एगो लड़का लिख रहा है सर मैं दोनों जगह हो चुका हूं। चलिए लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना होता है। इसका अर्थ सशरीर, हे भगवान पूरा चोरिए करके पास किए। इसका अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना होता है। यह रीट जारी करते, उसी में कंटिन्यू, यह रीट जारी करते हुए नहीं ललित जी, एक राज्य में दो हाईकोर्ट नहीं हो सकता है। दो राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, लेकिन एक राज्य में दो हाईकोर्ट नहीं हो सकता है। ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर संसद कानून बनाता है तो हो सकता है, लेकिन संसद अभी तक कानून ऐसा नहीं बनाया है। एक राज्य में दो हाईकोर्ट नहीं हो सकता। आपका आंसर है नहीं, नो। लिखिएगा इसका अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना होता है। यह रीट जारी करते हुए न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है। न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है। न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटा के भीतर, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटा के भीतर कोर्ट में आने जाने का समय छोड़कर, 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 काहे कहा गया है जानते हैं? देखिए मान लीजिए, सुनिएगा, आने जाने का समय छोड़कर कोर्ट बंद। मान लीजिए कि बिहार का कोई अपराधी है और बिहार में अपराध किया, भाग गया कश्मीर, तो बिहार पुलिस को कश्मीर पहुंचने ये में 3 दिन लगेगा, फिर आने में 3 दिन लगेगा। ऐसा थोड़े है कि नॉर्मल अपराधी को पकड़ने के लिए बिहार सरकार पुलिस को हेलीकॉप्टर देगा कि हेलीकॉप्टर लेकर के जाइए, नहीं देगा। बिहार पुलिस को जो है ट्रेन से भेजेगा। ट्रेन से आने ये जाने में पुलिस को 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो आने जाने का समय छोड़कर इन्हें कश्मीर गया, उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर नहीं, आने जाने का समय छोड़कर। मतलब मान लीजिए कि कदम कुआं थाना है, कदम कुआं थाना मान लीजिए कि मुसल्लपुर हाट में किसी को गिरफ्तार किया, तो ये तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी आने जाने में जो समय लगेगा उसको छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए, क्योंकि अपराधी तो अपराध करके कहीं भाग जाता है। न्यायपालिका को भी पता है कि अपराधी तो भाग सकता है। यही कारण आप देखते होंगे कि कभी कभी पुलिस जो है अपराधी को गुजरात से पकड़ करके लाता है, असम से पकड़ करके लाता है।
समझ गए? ऐसा करता है कि नहीं करता? यही कारण है कि लिख दिया गया आने जाने का समय छोड़कर। मतलब कहने का क्या हुआ जानते हैं? जब किसी अपराधी को हाजत में बंद कर दिया जाता है ना, तो हाजत में बंद होने के समय से 24 घंटा के भीतर, हाजत में मान लीजिए 12 बजे रात में आपको बंद किया गया है, तब से 24 घंटा, तब से 24 घंटा आप देखते होंगे जब हाजत में बंद किया जाता है उसके अगले दिन जो है आपको पेश किया जाता है। सामान्य तौर पर यही होता है, सामान्य तौर पर यही होता है कि जब आपको हाजत में बंद किया जाता है तो उसके अगले दिन, अगर मान लीजिए सुबह 10 बजे हाजत में बंद हो गए तो पुलिस चाहेगा सेम डेट में भी आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर पुलिस भी जो होता है ना, पुलिस ठीक चीज न है हो, समझे? कहा जाता है पुलिस का ना दोस्ती ठीक ना दुश्मनी ठीक, समझ गए? संडे पड़ जाएगा तो भी तो मान लीजिए कि सैटरडे को, अरे मान लीजिए सैटरडे को, ठीक है सैटरडे को बंद किया गया, ठीक है सैटरडे को बंद किया गया, संडे हो गया, मंडे को पेश किया जाएगा, ठीक है समझिएगा, मंडे को पेश किया जाएगा। और अगर मान लीजिए विशेष अपराधी है तो उसको तो 12 बजे रातों में कोर्ट खोलवा करके पेशी किया जाता है, समझे? जैसे कि हाल फिलहाल में किसी का पेशी हुआ है, अरे हाल फिलहाल मेरे बता रहे हैं, अरे पंजाब हरियाणा दिल्ली, अरे एगो बीजेपी का कोई था जिसको गिरफ्तार किया गया था जी, नाम भूल रहे हैं बताइए। अरे बीजेपी का प्रवक्ता और वक्ता था, कोई झुग्गा बग्गा है, बग्गा है बग्गा, बग्गा उसके नाम के अंत में बग्गा था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसके लिए तो हमको लगता है जज के घरे पर जो है सुनवाई हो गया और उसको तुरंत रिहा कर दिया गया। तो अन्य अन्य परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ये चीज। आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटा के भीतर आने जाने का समय छोड़कर न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष है, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत देखते रहिएगा मेरा मोबाइल ऑफ हो रहा है, 5% चार्ज है। हाँ तेजेंद्र सिंह बग्गा, हाँ सही है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, किया जाए, किया जाए, किया जाए, किया जाए न्यायालय, हाँ उसी में न्यायालय विचार करने के बाद न्यायालय विचार करने के बाद व्यक्ति को दोषी पाने पर, व्यक्ति को दोषी पाने पर, दोषी पाने पर जेल भेज देता है, जेल भेज देता है या निर्दोष होने की स्थिति में रिहा कर देता है, या निर्दोष होने की स्थिति में रिहा कर देता है। रिहा कर देता है, फुल स्टॉप। चलिए नोट दे करके लिखिएगा, नोट दे करके, यह रीट, यह रीट अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, यह रीट अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को संरक्षण प्रदान करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जरूर याद रखिएगा।
यह रीट अनुच्छेद 21 और 22 को संरक्षण प्रदान करता है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, नहीं आगे दूसरा लिखिएगा, मेंडामस, सॉरी परमादेश, परमादेश अंग्रेजी में मेंडामस। परमादेश, मेंडामस, MENDAMUS, मेंडामस। हाँ होता है, बाट में हाई कोर्ट है, बट मार फटा से ठीक कर देंगे। व्यवहार न्यायालय होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, पागल है का हो। हाँ, तो अगर मान लिया जाए कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है तो वहां पर एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, एक से अधिक व्यवहार न्यायालय हो सकता है। पटना के भीतर बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एगो सिटी में है, अरे गायघाट में है, एगो पिरबोहर में है, पिरबोहर में है, समझ गए। तो अगर मान लिया जाए कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जनसंख्या काफी अधिक है, काफी क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में अधिक है, वहां एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। ठीक है, बैठिए। चलिए अब सुनिएगा, परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है। देखिए, यह रीट कब जारी किया जाता है? जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तब कोर्ट उस पद पर बैठने वाले अधिकारी को आदेश देता है और कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कीजिए, और नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए आपको बिहार का सचिव बना दिया गया, आप बिहार के सचिव हैं। बिहार सचिव, बिहार का सचिव बिहार का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है। अगर आप उस पद पर हैं और आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, पद पर हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपनी बीवी को लेकर छुट्टी मनाने के लिए मसूरी चले गए, मान लिया जाए, अगर कोर्ट को पता चलता है कि आप अपने काम का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको लेकर, न्यायालय आपको लेकर तुरंत आदेश जारी करेगा और कहेगा कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम सही ढंग से कीजिए। इसी को तो परमादेश कहा जाता है। और यहां पर ध्यान से याद रखिएगा, राष्ट्रपति को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है, राज्यपाल को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति बन गया, काम करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, उसको आदेश नहीं दे सकता है कोई। राज्यपाल कोई है, काम करने का मन है करेगा, नहीं मन है नहीं करेगा, राज्यपाल को आदेश नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति, ये तीन को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा अन्य को लेकर परमादेश रीट जारी किया जा सकता है। अगर मान लिया जाए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी अपने पद पर है और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर जारी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता। याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ
इसका शाब्दिक अर्थ, हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, होता है। इसका शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं, होता है। जब कोई, उसी में, जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, सही ढंग से नहीं करता है, जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है, तब न्यायपालिका उस पदाधिकारी को, तब न्यायपालिका उस पदाधिकारी को काम करने का, काम करने का आदेश देता है। इसे ही परमादेश कहा जाता है, इसे ही परमादेश कहा जाता है, इसे ही परमादेश कहा जाता है, इसे ही परमादेश कहा जाता है। नोट देकर के लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर परमादेश रीट, परमादेश रीट जारी नहीं हो सकता है, परमादेश रीट जारी नहीं हो सकता है। अरे एक बात पूछ रहे थे, आप लोग हड़बड़ाते काहे हैं इतना हो? अब क्लास में आने के लिए बड़ी तोड़फोड़ मचा देते हैं, समझे, चोट उट लग जाता है किसी को भाई। अरे बैच तो 7:30 बजे से कर दिए हैं, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि सबको तो अब बैठने के लिए सीट भी मिल जा रहा है। अरे कहीं भी बैठिएगा तो हम ही न पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े है कि आगे में बैठिएगा तो कोई और पढ़ाएगा, पीछे में बैठिएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आराम से आइए ना भा महाराज। है रुकिए, है पढ़िए, पढ़िए, जितना पढ़ाए पढ़िए जल्दी। है पढ़िए, है पीछे वाले। और तब याद नहीं होता है तो याद नहीं होता है, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहेगा क्वेश्चन नहीं बनता है। अभी बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा नहीं, पढ़िए।
है? पढ़ लिए? पढ़ लिए? पढ़िए। देखिए उधर दांत निकाल रहे हैं, बोले हैं पढ़ने के लिए, निकाल लीजिए। भाई जी लोग पढ़ लिए? चलिए, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थान खोलने और प्रसार, अनुच्छेद 31 में क्या था? वर्तमान में है क्या? संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1900, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद। अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय, अनुच्छेद। अच्छा, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट 226। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष के लिए रीट जारी करता है, हाई कोर्ट संबंधित राज्य के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कहीं अपील किया जा सकता है? हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ किया जा सकता है? हाँ, कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब रीट जारी करता है जब किस अधिकार का? मौलिक अधिकार। हाई कोर्ट तब रीट जारी करता है जब मौलिक अधिकार साथ ही साथ अन्य अधिकार का भी। आगे बताइएगा, रीट कितने प्रकार का? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ, परमादेश का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से कौन से दो मौलिक अधिकार की रक्षा होती? 21 और परमादेश रीट किसको किसको लेकर जारी नहीं होता? चलिए आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब निकल जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।